जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 12 चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ने वाले। इससे पहले स्वतंत्र भारत की राजनीति पढ़ चुके हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है, कट नहीं रहा है, कुछ बता दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। आइए देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में स्थापित करने को अपने आप में बहुत कठिन चुनौती है। चैप्टर 1 स्वतंत्र भारत की राजनीति भी सब हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं। ऐसे चुनौती के चपेट में कई देश के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इनका कहना था कि लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष का बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चुंगल से आज़ाद हुए कई देश में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। कैसा शासन व्यवस्था? अलोकतांत्रिक। ठीक है। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के ही हाथ में था। तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ, कहीं पर सीधे सेना ने सत्ता की कमान संभाली। मतलब कोई एक ही व्यक्ति या एक ग्रुप ही कमान संभाल रहा है, मल्टीपल ग्रुप या मल्टीपल पर्सन नहीं है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इसी वजह से हुई कि जल्द ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार अगर लोकतांत्रिक शासन में पावर जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता है। जैसे समझिए इस बात को, एक बार फ़ोन करने का यूज करने का आदत पड़ गया, इंस्टाग्राम यूज करने का आदत पड़ गया, तो उसको चेंज करना बहुत टफ हो जाता है। भारत में भी परिस्थिति बहुत अलग नहीं थी। भारत में भी सेम कंडीशन था, लेकिन जो भारत के नेता थे वो कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किए। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोकतंत्र में उनको विश्वास था। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर संचेत थे। वो जानते थे कि एक लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका होती है। ये राजनीति को हर समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वो समस्या का समाधान के रूप में राजनीति को देखते थे। आज के नेता क्या देखते हैं कि राजनीति एक समस्या है, और खुद समस्या है। कभी किसी पार्टी में जाएंगे, कभी किसी पार्टी में जाएंगे, देखते ही हैं आए दिन यही होता है। ये खुद एक समस्या बने हुए हैं, ये क्या समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन पहले ये सब नहीं था। राजनीति को समस्या का समाधान उपाय में हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और किन कायदे कानून पर अमल रहेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग एक दूसरे से विपरीत हो सकती है। जैसे समझिए इस बात को, हमारी जो आकांक्षाएं हैं अलग अलग, जैसे आप स्कूल में 5 मतलब 50 बच्चे होंगे तो सबका अलग है। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, लेकिन आप लोग में एक सहमति बनाई जाती है। जो टीचर होते हैं कोई एक डिसीजन होते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप जो टीचर डिसीजन लेंगे वही सही आप लोग मानिएगा। ऐसा ही एक ज़रूरी था कि कौन डिसीजन ले। आइए इसको समझते हैं। तो जो आकांक्षाएं अलग अलग हैं, तो ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों को आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? इस सवाल का जवाब क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। अगर लोकतंत्र में राजनीति है तो लोकतंत्र राजनीति में होता क्या है? सबके पास बोलने का मौका है। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति के दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें। सत्ता मतलब शासन, और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। ये राजनीति के दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें। राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है। जो राजनीतिक गतिविधि है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? जनहित का फैसला करना, उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। और हमारे नेता ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला भी किया था। आइए कुछ और पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, एक मिनट, आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को बना था। 24 जनवरी 1950 को इस पर अंतिम साइन हुए थे, और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। उस वक्त देश का शासन अंतिम सरकार चला रही थी। उसी वक्त का तकाजा मतलब था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चला जाए। मतलब जो लोकतंत्र का शासन है वो एक जो चुने हुए सरकार, निर्वाचित मतलब चुने हुए सरकार द्वारा चला जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे, अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। संविधान एक नियम बना दिया, सब कर दिया था, अब ये नियम मानने का काम स्टार्ट होना था। ठीक है, शुरू में यह ख्याल था कि यह काम चंद महीनों का है,
लेकिन भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। पहले सोचा गया कि चुनाव कराना बहुत चंद महीनों का काम है, लेकिन जब 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया तो सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में किसी वक्त हो जाएगा। समझिए कितना टाइम हो गया। लेकिन चुनाव आयोग ने पाया कि भारत में आकार को देखते हुए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। बात सही भी है, अगर चुनाव होगा स्वतंत्र नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो कोई आसान नहीं, चुनाव करने के चुनाव क्षेत्रों का सीमा करना जरूरी था। फिर मतदाता सूची वोटर आई कार्ड जरूरी था। और जब मतदाता सूची बना ना तो 40 लाख महिला का नाम दर्ज होने से रह गया। मैंने इनका नाम दर्ज हुआ, लेकिन जानते हैं कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अंजलि, तो अंजलि नहीं हुआ, फला की बीवी, जैसे अंजलि महेश की बीवी है तो ऐसे हो कि महेश की बीवी, महेश की बेटी, ऐसे करके नाम दर्ज हुआ, न कि अंजलि नाम दर्ज हुआ। तो चुनाव आयोग ने इसको इनकार किया। फिर से एक कानून थी, वोटर आई कार्ड बना उनके नाम से। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 17 करोड़। 3200 विधायक और 489 संसद चुने गए। विधायक मतलब MLA और सांसद मतलब 489 489 MP चुने गए। और जो 17 करोड़ मतदाता थे ना, इनमें बाबू मात्र 15% साक्षर थे, ठीक है। और चुनाव आयोग को 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी चुनाव कराने में लगे हुए थे। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, देश में 15% अगर पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब है कि 85% अनपढ़ है। यही ना होता है जी। आप अगर कोई एग्ज़ाम में 15% आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 85% नहीं आया, वही बात हुआ था। अब समझिए। और देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से यह पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। कैसे अनपढ़ थी अभी समझा दी हैं। और ऐसे माहौल में एक चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। इस समय यूरोप के बहुतर देश में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ। देखिए, जहाँ पे यूरोप के बहुत से देश में महिला जो फीमेल है मतदान नहीं कर सकती है, वही हमारा देश सार्वभौम मतलब सभी मतदान करेंगे, मतलब महिला भी मतदान करने का अधिकार देगा। समझ रहे हैं बात को? आई गई। और ये अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम का काम था, ठीक है। ये अपने आप में एक जोखिम का काम था। एक हिंदुस्तानी संपादक थे, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिए। मतलब जो सार्वभौम मतलब सभी को लेकर चुनाव हो रहा था, इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार कहे थे। देखिए, एक थी ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका, मतलब मैगजीन, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपनी जीवित रहते हैं यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा, मतलब सभी को लेकर जो मतदान करने का था असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज थे, इंडियन सिविल सर्विस में थे। उनका कहना था कि लाखों अनपढ़ लोगों को मतदान किए बेहूदी नौटंकी देखेगा देश, जो बाद में सब गलत साबित होगा। देखिए, चुनाव को 2 बार स्थगित भी कराना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्से में 1952 में चुनाव हुए थे। और मतदान और मतगणना मतलब वोटिंग और काउंटिंग में 6 महीना लग गए थे। चुनाव में उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ और एक सीट पे औसत 4 उम्मीदवार थे। और जो उम्मीदवार हारे भी थे ना, वो ये कह रहे थे कि हाँ, जो चुनाव हुआ निष्पक्ष हुआ। अभी के डेट में तो देखते ही हैं कि आए दिन EVM पे क्वेश्चन उठता है, लेकिन जो उस समय हारे भी थे वो ये माने कि चुनाव एकदम निष्पक्ष हुआ। और ये चुनाव ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि देखिए, कुछ कुत्ता भौंक रहा है बाहर तो उसका आवाज़ आ रहा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। जो भी इसके खिलाफ थे सबके मुंह पे तमाचा तो पड़ ही गया। होता है ना कि कोई कहे कि आप फेल कर जाइएगा और 400 नंबर ला दीजिए, तो एक तमाचा ही है उनके मुँह पे। यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने
विश्व के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र को इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दावी दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतंत्र चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराया जा सकता। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता। जैसे पहले था कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, गरीब देश में नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब गलत साबित हो गई। देखिए, एक बार सक्सेस हो जाने पर सब कुछ गलत हो जाता है। आइए देखिए, पहले तीन आम चुनाव 1952, 1957, 1962 इन पर बात करते हैं। सबसे जो एक फेमस पार्टी बन के आई ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी कांग्रेस पार्टी है, जिसके अध्यक्ष आज के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिस पार्टी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, उसी का बात हो रहा है। ये पार्टी 1952, 1957, 1962 में ना, इसका एक वर्चस्व कायम था। ठीक है, ये एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू खुद थे, जो एक लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान को अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम सीट से जीत हुई। मान लीजिए 489 489 सीट में 364 कांग्रेस पार्टी जीती। समझिए कितना जीत गई। कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरे नंबर पर रही है, एक मैप दिखाते हैं। ठीक है, 1952 से 1967 तक देखिएगा। जो येलो कलर का किया रहेगा उसमें कांग्रेस का सरकार है। जो रेड रहेगा केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट है। और जो ब्लू किया हुआ है वो जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया। आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर, इधर आइए असम, पश्चिम बंगाल, ये सब किसका सरकार है? यहाँ पे कांग्रेस का। आधा से ज़्यादा तो कांग्रेस ही है जी। रेत कहाँ पे दिख रहा है? आइए देखते हैं। तो एक केरल में रेत दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मद्रास, पुडुचेरी में भी इसी का सरकार है। गोवा, केरल में रेत का सरकार थी। ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कहीं आपको? ठीक है, ये मैप आपको दे दिया जाएगा, आपको देखते रहिएगा। और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। अब थोड़ा सा हम पढ़ाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा जाने लगेगा। देखिए, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो दूसरे स्थान पर रही थी, उनको 16 सीट हासिल हुई थी। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी चुनाव कराए गए थे। और अभी आप लोग को हम विधानसभा का नतीजा भी दिखा दिए। वो विधानसभा का ही नतीजा था। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। तारावनकोर, कोचीन, जो आज का केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीट पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी। इसी तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीदों के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ही चुनाव के बाद पीएम बने। देखिए, आपको कभी मैप दिखाए हैं, फिर से एक बार दिखा देंगे लास्ट में। ये चुनाव मानचित्र दिया गया है, ये 1952 से 62 तक का, मतलब 3 चुनाव का। कांग्रेस पार्टी किस कदर हारी थी, जहाँ देखिए येलो दिख रहा था, मतलब सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। दूसरा चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ था। इसमें भी कांग्रेस का ही वर्चस्व था। जितनी कांग्रेस जीती थी ना, उसके 1/4 भी कोई नहीं जीते थे। समझ जाइए। अब देख तो रहे कि 16 सीट कांग्रेस जीती है, 380 से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीती थी। विधानसभा के चुनाव में जब तीसरा बार हुआ तो कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी। ऐसे एक काल मामले को अपवाद माने तो कहा जा सकता है कि सरकार और प्रांतीय सरकार पर, मतलब केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार पर कांग्रेस का पूरा नियंत्रण था। अब देखिए, कुछ अपवाद तो होते रहते हैं, उसको अपवाद को निगृहित किया जाता है। आइए, कांग्रेस पार्टी की जीत का एक और दायरा हमारे चुनाव प्रणाली को कारण थोड़ा सा स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, ये बताइए पहले। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये कट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा है और दायरा हमारे चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है।
चुनाव परिणाम के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत की अलग से बढ़ावा मिलता है। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोट से 45% वोट हासिल हुए थे, मतलब 100% में 45% कांग्रेस को हासिल हुआ था। लेकिन कांग्रेस को 54% सीट मिली हुई थी। देखिए वोट 45% ही मिला, लेकिन सीट कितना मिल गया? 74%। देखिए ये थोड़ा सा अंतर होता है, ये अभी आपको समझना नहीं है। चैप्टर 8 में आइएगा तो समय समझा देंगे, अभी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये नवंबर का मंथ चल रहा है, फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, तो थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। रुक जाइएगा 1 मिनट, थोड़ा सा कट गया। हाँ, उम्मीद है दिख रहा होगा अब। आइए, 74% सीट कांग्रेस हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी, एक थी सोशलिस्ट पार्टी, वो वोट हासिल करने में दूसरे नंबर पर रही। 1952 के चुनाव में उस सोशलिस्ट पार्टी को कुल वोट का 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% ही सीट जीत पाई थी। आखिर कैसे हुआ, इसको भी देखिए तो इसमें दिया। तो पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक की किताब में अपने देखिए, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये 11th में पढ़ना है। इसमें संविधान वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था, कैसे जीत होते हैं। तो इसका चर्चा भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कुछ दिन में, मतलब 1 वीक के अंदर 11th का चैप्टर बनाने लगेंगे। आपको कोई पास वीडियो जाएगा, देख लीजिएगा। तो इससे अगर आप जो इस चर्चा को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हुआ था। बुक भी यही कर रहा है, तो हम भी वही करते हैं। आइए, हमारे देश के चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत को तरीके को अपनाया गया। मतलब हमारे जो वोटिंग प्रणाली, जैसे 100 सीट है, समझिए बात, 100 सीट में 60 ही आदमी, देखिए माफ़ कीजिएगा, 100 मतदाता हैं, मतलब वोटर आई कार्ड वाले 100 हैं। अब 60 ही इसमें मतदान करने जाते हैं, ठीक है। और एक पार्टी को 31 कर दिए और दूसरे को 29 कर दिए। नहीं समझ में आया? सिंपल समझिए, 100 है, एक व्यक्ति को 51 सीट वोट मिला, एक को 49, तो कौन जीतेगा? 51 वाले। तो जिसको ज़्यादा मिला वही जीत जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और 11th के बुक में ये अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। तो देखिए इसका मतलब है कि अगर बाकियों की अपेक्षा थोड़ा सा भी ज़्यादा वोट मिल गया तो आप जीत जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये साबित हो रहा था। अब देखिए 45% ही तो कांग्रेस को मिल रहा था, मतलब 55% किसी और को मिल रहा है, लेकिन किसी एक को नहीं मिल रहा, बढ़ते जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जा रही थी, ठीक है। समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं। देखिए केवल में कम्युनिस्ट की जीती, पर भी जगह ये पूछेगा नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, देखिए ये जो चैप्टर है हम आपको अगले पार्ट में यहाँ से कराएंगे, ठीक है। अब एक पार्ट को बहुत लंबा हो जाने से कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या स्क्रीन पर नहीं दिखा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।